एग्जाम्पल कि हमारी सोसाइटी कैसे इंक्लूसिव हो सकती है। जी। कि मेन स्ट्रीमिंग की बात करें, आई थिंक शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स। इनका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए तो ये बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट बन सकते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। ये स्कूल उसमें डाल सकते कि इनकी लाइफ यही है, यहीं तक सीमित है। ये जो साइन लैंग्वेज होती है इस सेगमेंट में हम एक कॉकलियर इम्प्लांट रेसिपिएंट से जानते हैं जिनका खुद का ऑपरेशन हुआ है, कॉकलियर इम्प्लांट उन्हें लगा है, कि एक्चुअली में इस चीज़ के क्या मायने हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा अनीशा मंत्री, जो कि एक कॉकलियर इम्प्लांट रेसिपिएंट है, और उसकी मदर का। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। तो अनीशा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका कॉकलियर इम्प्लांट के साथ। कॉकलियर इम्प्लांट के साथ अच्छा लगा क्योंकि मैं बोल सकी और सुन सकी आवाज़ों को। तो मैडम, आपने पहले देखा होगा, कुछ आपने डिटेक्शन की होगी कि भाई इसको प्रॉब्लम आ रही है सुनने में। ऐसा कब हुआ था और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरी बच्ची कम सुन रही है? एक्चुअली इसकी 1.5 साल की थी तब हमें फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ऐसा है, बट उससे पहले ये था कि अदर एक्टिविटीज़ नॉर्मल थी, सब कुछ खेलना कूदना सब कुछ नॉर्मल था, बस इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो जब बड़ों से पूछा तो बोला गया कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, ये बस यही करती थी। Okay. लेकिन कुछ ये पता चला कि 1.5 साल में बच्चा बोलने लग जाता है। जी। तो उसके बाद हम वैसे ही ये बहुत वीक थी तो जयपुर आए थे दिखाने। हम एक्चुअली अजमेर से बिलोंग करते हैं। ओके। तो यहाँ जब डॉक्टर को दिखाया, वो सिर्फ इसलिए दिखाया था क्योंकि बहुत वीक थी। जी। बट उन्होंने जब इसकी चाल देखी, मतलब ये शायद चल रही थी, तो पता नहीं उससे उनको क्यों डाउट हुआ। जी। उन्होंने बोला कि आप इसका बेरा टेस्ट करवाइए एक बार। तब हमको कोई आइडिया नहीं था क्या टेस्ट होता है। जी। बेरा का नाम हमने फर्स्ट टाइम सुना था, पर उन्होंने रिकमेंड किया। उसके बाद हमने बेरा टेस्ट कराया जिसमें डायग्नोज हुआ। पर आपको आइडिया था कि ये ऐसा बस था कि ये क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है, बस ये। बट ऐसा नहीं था कि हाँ, आपको इस बारे में नॉलेज कम नहीं थी, कुछ भी नहीं। जी। पर आपने जब इसकी टेस्टिंग कराई तो उसमें डेफिनेटली सुनाई कम दिन आया बिल्कुल। होगा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद तो एक बार तो सब शॉक्ड हो गए, मतलब जो घर में नॉर्मली माहौल होता है ना, कि क्या उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस जो घर में माहौल होता है बहुत इमोशन। तो हम लोग वापस यहाँ से एक बार हमारे होम चले गए। जी। 2-3 डेज़ हमको सबको सेट होने में वापस लगा, क्योंकि सब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। वापस 2-3 डेज़ बाद थोड़ी हिम्मत आई, फिर वापस हम लोग जयपुर आए। जी। और मेरे एक्चुअली फैमिली में कोई ENT डॉक्टर थे जी। फैमिली में, तो उनके द्वारा फिर हम आगे बढ़े थोड़ा। फिर धीरे धीरे जब जयपुर आए तब हमको डॉक्टर मोहनी जी का पता चला किसी और के थ्रू, तब हमने इनसे कनेक्ट किया। उसके बाद फिर हम इनसे ही जुड़े रहे। ओके। तो आपने जब ऑपरेशन कराया, आपकी बच्ची को कॉकलियर इम्प्लांट लगा, तो उसके बाद आपने क्या स्टेप्स लिए? कोई आपको एक थेरेपी पे डाला गया होगा? बिल्कुल जी। इसको सबसे पहले हियरिंग एड लगाया था हमने जब 1.5 साल की थी। जैसे ही हमें पता लगा तुरंत हमने हियरिंग एड तो लिया, स्टार्ट किया। पर एक जैसे एक होता है ना माँ का कि नहीं ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन, पता नहीं दिमाग में एक डर था कि सिर ऐसे होगा, उसके अंदर मशीन जाएगी। तो वो सब सुन के बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब इसकी थेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऑपरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी कि ना हो ना हो ना हो। जी। लेकिन अल्टीमेटली जब पता लगा कि मतलब मशीन से 2 अक्षर 3 अक्षर पर आ गई थी क्लियरली, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था कि आगे शायद ऐसा लगा कि ज़िंदगी नहीं सर्वाइव हो पाएगी। जी। उसके बाद फिर ये कॉकलियर इम्प्लांट हार्ड डिसीजन था मेरे लिए, बट ये लिया। उस समय बहुत हार्ड था, लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि इसके लिए मैं गई हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी इस चीज़ के चक्कर में, जैसे स्कूल एडमिशन्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आई आपको? स्कूल में ये था कि जैसे थोड़ा जैसे कहीं बड़े स्कूल में अगर हम डालते हैं तो कहीं डायरेक्टर और को लगा कि नहीं हमारे स्कूल की थोड़ी इमेज, मतलब ऐसा बच्चा आएगा तो शायद उसका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं होगा आगे के लिए। तो हमारे स्कूल का नाम ऐसा होगा क्योंकि उनके स्कूल में कभी कोई ऐसा बच्चा आया ही नहीं था। ऐसा मीन्स कोई हैंडीकैप भी नहीं था। तो उनके लिए ये आज फर्स्ट बच्ची है। उस स्कूल में बहुत स्टूडेंट है, मतलब 1000 की स्ट्रेंथ है, बट उसमें अभी तक ये पहली बच्ची है। अकॉर्डिंग टू हर क्लास टीचर, वो भी कहती है कि आज तक मेरी लाइफ में अभी कोई बच्चा ऐसा नहीं आया है। बट ये नॉर्मल है, वहाँ पर किसी टीचर को ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ कमी है। क्या बात? आई थिंक अनीशा का तो इनफैक्ट कई लोगों के लिए रोल मॉडल है हमारी। जी। ये जितना मुझे पता है, कई स्लोगन कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, पोएम रेसिटेशन, डांस, तो सब में शी टॉप्स, राइट। तो स्कूल क्लास में एकेडमिक्स तो कर ही रही है अच्छा जी, प्लस साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर भी शी इज वेरी गुड, राइट। सो इवन लेट्स से जब ये compete कर रही है विद दोज हु आर नॉर्मल हियरिंग वर्सेस अ कॉकलियर इम्प्लांट यूजर, शी इज डूइंग वे बेटर देन द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो एक तरह से इट इज एन आई ओपनर फॉर
द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जी एंड एट द सेम टाइम जो कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी कि कितना हम बच्चे को नॉर्मल कर सकते हैं। द ओनली थिंग जो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं अनीशा के इसमें, जैसे इनको पता चला कंफर्म एट द एज ऑफ 1.5 years जी राइट नाउ, बिकॉज इनके घर में इन्होंने सबने बहुत मेहनत करी, जी स्पीच थेरेपी, हियरिंग एड रेगुलर कर लिया, थेरेपीज चालू हो गई, तो शी कुड डू रियली वेल राइट, बट नॉट एवरी चाइल्ड वुड राइट। तो इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि एट बर्थ हियरिंग को चेक कर लिया जाए, Okay. विच इज़ ईजिली पॉसिबल जी इट्स जस्ट कि हमें पता होना चाहिए ये करानी ज़रूरी है right? तो अगर वो हो जाता है तो कॉकलियर इम्प्लांट आज के डेट में हम 8 months 10 months 1 year पे भी करते हैं right? ओके सिर्फ ये चाहिए डायग्नोसिस जल्दी होना जी। चाहिए, एंड दैट्स द ओनली थिंग प्रोबेबली जो मनीषा में अगर वो करते तो और भी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाती, तो दैट्स ओके। नाउ राइट नाउ व्हाट वी सी इज लाइक अभी हम इससे बात करेंगे पता चलेगा शायद हमसे ज़्यादा अच्छा कुछ बोल देगी अभी, बट शायद ये भी था कि उस समय तक इतना मतलब इस अवेयरनेस में नहीं थे हम लोग कि ऐसा होता है। जब हमारे साथ ऐसे हुआ तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि अच्छा ऐसा कुछ होता भी है। सुनते थे मुख बधिर, बट क्या होता है ठीक है, मतलब जब तक कहते हैं ना कि खुद पर वो इंसान वो कंडीशन नहीं आती, वो समझ नहीं सकता उन कंडीशन को। और आज उस चीज़ के लिए जैसे हो रहा है, सर मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कि बेबी जैसे बॉर्न होता है तो उसकी स्क्रीनिंग हो, ये सब हो, तो उसके लिए काफ़ी अभी इन लोग ने प्रयास भी किया है जी, तो इसलिए अवेयरनेस भी काफ़ी हुई है। तो अब अनीशा की सुनते हैं। अनीशा बेटा, आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम आती है? आप क्लासरूम में जब अटेंड करते हो अपनी क्लासेस, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? स्कूल में एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब क्लास के सब लास्ट बेंच में बैठते हैं तो सुनाई नहीं देता, टीचर क्या समझा रही समझ में नहीं आता जी। तो जब पेरेंट्स ने क्लास टीचर से बात करी कि इसको प्रॉब्लम है हियरिंग की और फर्स्ट बेंच पे बिठाया करो, तो उन्होंने कोऑपरेट किया, फर्स्ट बेंच पे बिठाया और एक तरह से परमानेंट सीट कर दी मेरे लिए। तो मतलब आपको कॉकलियर इम्प्लांट लगाने के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, लेकिन अब अगर अपन एक नॉर्मल बेंच पे, फर्स्ट बेंच या सेकंड बेंच पे बैठ रहे हैं तो अब आपको नॉर्मल हियरिंग सुनाई दे रही है, आपको किसी भी तरह का कोई डेफिसिट नहीं लगता है, कोई कमी नहीं लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती है, आराम से सुन सकती हूँ मैं, समझ पाती हूँ और बातें भी करती हूँ मैं आराम से। और आपके फ्रेंड्स भी हैं, कोई आपको परेशान तो नहीं करता? नहीं, परेशान कहीं। आई थिंक इट्स अ बिग एग्जांपल कि हमारी सोसाइटी कैसे इंक्लूसिव हो सकती है जी चीज़ों को। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर हम हर चीज़ में हम लोग डिवाइड करना चाहे बहुत तरीके हैं, बट लुकिंग एट हर परफॉर्मेंस, इसके जो इन्होंने बताया कि स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ नाउ बिकॉज दे हैव सीन कि ये एक स्टेप आगे बढ़ के नॉर्मल स्कूल में जाके इतना बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, तो वो स्कूल और ऐसे बच्चों को लेने में अब डरेंगे नहीं। बिल्कुल। तो एक बैरियर कहीं ना कहीं हमें तोड़ना होता है। तो अगर हम बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग की बात करें, आई थिंक शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दोस। जी, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको कोई जब डेफिसिट है ही नहीं, तो किस इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं हम मेन स्ट्रीमिंग की बात करनी चाहिए। तो अनीशा आई थिंक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अगर टाइम से बच्चे को प्रॉब्लम पिकअप हो जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो बच्चा मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन में ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एंड अ गुड फैमिली सपोर्ट। एंड एक्चुअली एक बार मैं भी एक्चुअली टीचिंग में ही हूँ, तो कुछ स्कूल में प्रोग्राम था, इसका अलग स्कूल है, मेरा अलग स्कूल है, तो उस सिर्फ ये पर्पज़ से कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि अच्छा कॉकलियर इम्प्लांट कुछ होता है, उससे मतलब आप नॉर्मल जैसे ऐसे बच्चे होते हैं तो क्या होता है ना कि मूक बधिर स्कूल है उसमें डाल देते हैं कि इनकी लाइफ यही है, यहीं तक सीमित है, ये वो जो साइन लैंग्वेज होती है वही यूज़ होगा। ठीक है। बट ऐसा नहीं, तो उसके लिए स्कूल में प्रोग्राम था, परमिशन लेके फिर मैंने इसका भी प्रोग्राम रखवाया है कि सर सिर्फ अवेयरनेस हो, ताकि जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी पेरेंट्स आते हैं, उनको इस बारे में अवेयर हो कि ऐसा बच्चा कहीं किसी के साथ ऐसा हो या उनके कहीं रिलेटिव को हो तो बता सके कि ऐसा कॉकलियर कुछ है, ऐसा उससे इम्प्लांट से कुछ हो सकता है। बच्चा सुन भी सकता है, बोल भी सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बिल्कुल। तो उस स्कूल में मैंने अपनी तरफ से इसका एक प्रोग्राम करवाया था, तो काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी पेरेंट्स रोने भी लगे थे उस समय, तो काफ़ी वो हुआ था। तो ठीक है, जैसे एक अवेयरनेस के लिए बस, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है ना फिर इसका खुद का भी। इनफैक्ट मेरी डॉटर और अनीशा बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों सेम क्लास में राइट, एंड वो जब ये कभी मेरे घर आती है किसी भी कारण से तो उसको भी खुद मिलने में मजे आते हैं। सो दिस इज यू नो हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन सोसाइटी ओनली। जी। प्रॉब्लम वहाँ आती है अगर हम कॉकलियर इम्प्लांट नहीं करते या हियरिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, तो एक तरह से डेफ म्यूट स्कूल्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो रहेगा, बट कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम बच्चों को बिल्कुल नॉर्मलाइज हियरिंग इंडिविजुअल की तरह करके वी कैन मेक देम कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जी।
So that is where बट मेरा एक क्वेश्चन आपसे ही है, जैसे मूक बधिर स्कूल में मैं एक बार गई थी हूँ, तो वहाँ जो बच्चों को देखा बहुत बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पे इमोशनल हो गई थी। तो क्यों जैसे वहाँ जाकर उनके जो पेरेंट्स हैं वहाँ जाके आप क्यों नहीं ये सब करते कि उनको भी तो पता लगे ना, वो बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, तो क्यों वहाँ पे वो रहते हैं? क्योंकि वो जो एज ग्रुप है ना, वो एज ग्रुप में हम कॉकलियर इम्प्लांट कर ही नहीं सकते। नहीं, वो छोटे भी थे, जैसे 8 इयर्स 10 इयर्स। सो कॉकलियर इम्प्लांट अभी जो गवर्नमेंट स्कीम में इनफैक्ट है 4 इयर्स के ऊपर नहीं है इम्प्लांट। सो एक्चुअली प्रॉब्लम आई थिंक ये होती है, अगर आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, कि अगर एक सिंपल प्रॉब्लम चालू हुई है ब्रेन में, जैसे सुनाई कम दे रहा है, तो अगर उसको आप टाइम से करेक्ट नहीं करेंगे तो वो वाला ब्रेन का हिस्सा विकास में नहीं जाएगा, विकसित नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज 4-5 साल की उम्र तक खत्म हो जाती है अगर बच्चे को टाइमली। एक एग्जांपल है, प्रेरणा उदयपुर की है, वो मुझे कहीं रेलवे स्टेशन में मिली थी। वो उस टाइम एक्चुअली वैसा हुआ कि मेरा जाना था और उसको रेलवे स्टेशन में ही इन दोनों का इंटरेक्ट हुआ था। तो वो बोले कि हाँ हम आज है ना डॉक्टर मोहनी जी से, तब वो पूरा बहुत लंबी बात हुई। लेकिन वो बच्ची शायद 22 इयर्स की है और है ना, तो वो तो बड़ी थी शायद तब उसका इम्प्लांट हुआ, बट वो इतना अच्छा कर रही है, मुझे अनीशा से बेटर वो लगी कि यार कितना अच्छा बोलती है ये। अगर किसी को सिंस बर्थ करीब बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, राइट, अच्छा, तो आप उसमें कॉकलियर इम्प्लांट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एज नहीं कर सकते हो जी। पर अगर मेरे अब हियरिंग लॉस हो जाता है, राइट, पूरा सा जीरो हो जाए हियरिंग मेरी, तो मेरा इम्प्लांट अभी भी आज के 5 साल बाद भी हो सकता है। क्योंकि वो दिमाग का हिस्सा, लाइक अरविंद जी, हाँ लाइक अरविंद जी जैसे है ना, तो वो तो दिमाग का वो हिस्सा जिससे सुनाई देता है वो वाला विकसित हो जाता है जब अपन इतने टाइम तक सुनने लगते हैं। अब अगर सुनना कम हुआ इतने सालों बाद तो फिर कॉकलियर इम्प्लांट काम करेगा। ये आई थिंक व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम ने पूछा। और जो बचपन से मूक बधिर बच्चे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उनको 4-5 साल की एज तक मैक्सिमम हमें और देना ही जितना जल्दी उतना अच्छा। जी, ये तो परफेक्ट बात है कि अगर हम 1 साल पे किसी का कर देते तो उनको स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी इतना अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेता है और डेवलप हो जाता है, तो बहुत आसानी से होता है। द मोमेंट हम किसी को 4-5 साल की एज की बात करते हैं जिसको कि हियरिंग लॉस बिल्कुल जीरो था, हियरिंग एड बहुत कम यूज़ किया हुआ है, तो रिजल्ट हमारे बहुत कम रह जाते हैं। सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंटिफिक लेवल पे। बट इसको जैसे 4 इयर्स में हुआ था, बट 100 थेरेपी जो गवर्नमेंट की तरफ से थी बस दैट, उसके बाद मैंने एक भी थेरेपी एक्स्ट्रा नहीं ली। सो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक तो पहले हियरिंग एड यूज़ कर रही थी, उसमें अपने मेहनत कर रहे थे, आप घर पे मेहनत कर रहे थे, बहुत एवरीथिंग रियली डिपेंड्स अ लॉट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेहनत ये थी कि मॉर्निंग से जब हम जगते थे तो रात तक, जब तक बच्चा नहीं सो रहा है, मशीन नहीं हट रही, तब तक बोलना, इनपुट देना। अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? अभी कोई नहीं। कि सोचा नहीं है सब्जेक्ट कौन से लेना है? सब्जेक्ट आर्ट्स लेना है, तो बढ़िया है, फिर ठीक है। आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू दे सकते हैं कि इस टाइप के बच्चे अगर इनका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए तो ये बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट बन सकते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। और इन टाइप के बच्चों में जो दिमाग का हिस्सा विकसित नहीं हुआ है, उसको अगर टाइम से सुनाई देने लगे तो वो वाला हिस्सा भी विकसित होगा। और इस टाइप के बच्चे आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये लोग गा सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्लोगन कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं, आगे जाके आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं। तो डेफिनेटली हर तरह की फील्ड में अगर टाइमली इंटरवेंशन हो जाए तो ये टाइप के बच्चे कमाल कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये हमारा पार्टिंग मैसेज रहेगा और इसी मैसेज के साथ हम आज का पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।